फिल्म की शुरुआत भविष्य से होती है। उन्हीं लोगों में एक लड़का था, हंटर। अपनी कम्युनिटी का वो अकेला बच्चा था और उसकी अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन कुछ नया देखने की उम्मीद में वो पहाड़ से नीचे उतर आया, जहाँ रीपर्स का पूरा कब्जा था। उसे इंसान तो नहीं मिले, लेकिन एक रीपर उसके पीछे पड़ गया। हंटर जान बचाने के लिए तेजी से भागा और जैसे ही वह अपनी सुरक्षित लाइन पार करता है, रीपर वहीं रुक जाता है। हंटर की जान तो बच गई, लेकिन उसके इस कदम की खबर उसके पिता वेल को मिल गई। वह घबरा गया और बोला, नीचे जाना मौत को बुलाना है, तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यही पता चलता है कि हंटर फिल्टर मास्क के बिना जिंदा नहीं रह सकता और हमेशा ऑक्सीजन फिल्टर्स पर ही निर्भर था। हंटर बोला, मैं बस अपने जैसे और लोगों को ढूंढना चाहता था। वेल ने दुख से कहा, मैं तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। वेल शिकार के लिए अपनी साथी केटी के साथ निकल जाता है, लेकिन उसका दिल अभी भी हंटर की चिंता में डूबा होता है। रास्ते में उन्हें प्रोफेसर नीना मिलती है, जो 3 साल से रीपर के खोल पर रिसर्च करके ऐसी गोली बनाने की कोशिश कर रही थी जो रीपर को मार सके, लेकिन अब तक सफल नहीं हुई थी। रात में हंटर की तबीयत खराब हो जाती है। वेल जल्दी से फिल्टर बदलता है, लेकिन वो आखिरी फिल्टर था। अब फैसला लेना ही था। हंटर की जान बचाने के लिए वेल को पहाड़ से नीचे शहर के अस्पताल तक जाना ही पड़ेगा। वह नीना से बात करता है, लेकिन नीना कहती है कि नीचे कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। वेल अकेले जाने का फैसला करता है। वह हथियार लेकर निकलता है तो केटी भी जिद करके साथ चलने लगती है। वह वेल को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। फिर खुद नीना भी उनके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर वह अपनी लैब तक पहुंच गई तो रीपर्स के खिलाफ असली हथियार बना सकती है। तीनों एक गुप्त थोड़ा सुरक्षित रास्ते पर चल पड़ते हैं। नीना उन्हें अपना खास कंपास दिखाती है, जो दूर से ही रीपर को महसूस कर सकता था, क्योंकि उनके शरीर से अजीब तरह की वेव्स निकलती थी। रास्ते में उन्हें कुछ फौजी ट्रक मिलते हैं, जो शायद रीपर्स से लड़ते हुए मारे गए थे। वहाँ से उन्हें खाना, हथियार और ग्रेनेड मिल जाते हैं। केटी ग्रेनेड चलाने में माहिर थी, इसलिए आगे का सफर थोड़ा आसान हो गया। नीना को एक रीपर का बाहर का खोल भी मिलता है, जिसे वह तुरंत नमूने के तौर पर रख लेती है। आगे बढ़ते हुए केटी और नीना के बीच पुराने झगड़े की वजह से बहस बढ़ जाती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। वो अभी लड़ ही रही थी कि अचानक रीपर जैसी आवाज आती है, लेकिन जब वे देखते हैं तो वहाँ घोड़े होते हैं। पहली बार उन्हें पता चलता है कि रीपर्स जानवरों को नहीं, सिर्फ इंसानों को मारते हैं। ये लोग आगे शेरफ्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं, जहाँ से आगे का मुख्य सफर शुरू होना था। नीना के कंपास में अचानक तेज हरकत दिखती है। एक रीपर बहुत पास था। वो चारों ओर देखते हैं और आखिरकार वही डरावनी मखलूक उनके सामने दिखाई देती है। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो तुरंत भागना ही पड़ेगा। बिल और प्रोफेसर नीना चेयरलिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं। केटी दूसरी तरफ उसकी पावर सप्लाई चालू करने की कोशिश कर रही होती है। जैसे जैसे रीपर केटी के करीब आता है, केटी घबरा जाती है और जल्दबाजी में एक ग्रेनेड उसकी तरफ फेंक देती है। जोरदार धमाका होता है, लेकिन रीपर पर इसका कोई असर नहीं होता। तीनों जल्दी से चेयरलिफ्ट चालू करके चलाने लगते हैं। वहीं केटी टावर के ऊपर चढ़कर चेयरलिफ्ट पर छलांग लगाने की कोशिश करती है। जब वह छलांग लगाती है तो दुर्भाग्यवश चेयर पर नहीं पहुंच पाती और गिरने लगती है, लेकिन वेल तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। मगर समस्या खत्म नहीं हुई थी। रीपर उनके बिल्कुल पीछे आ चुका था। वह चेयरलिफ्ट की केबल्स को जोर से हिला रहा था और अंत में चेयरलिफ्ट टूटकर नीचे गिर जाती है। जान बचाने के लिए वे वापस ऊंचाई की तरफ भागते हैं, जहां रीपर नहीं आ सकते थे। घर जाना बहुत दूर था, इसलिए वे एक रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। बैठकर बातों के दौरान प्रोफेसर नीना बताती है कि जब ये मॉन्स्टर्स दुनिया में आए थे तो उन्होंने बिना रुके इंसानों के 95% को मार दिया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उन्होंने इंसानों की लाशों को नहीं खाया और न ही किसी जानवर या दूसरी चीज को नुकसान पहुंचाया। इसलिए हमेशा शक था कि शायद इन्हें खास तौर पर इंसानों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। बातों बातों में केटी और नीना सो जाती हैं, जबकि वेल अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है, जिसमें उसकी पत्नी हमेशा कहती थी कि नीना ही वो इंसान है जो रीपर को मारने वाला कोई गैजेट बना सकती है। अगली सुबह ये तीनों अपनी मिशन पर निकल पड़ते हैं। जरूरी सामान लेने के लिए उन्हें शहर की तरफ जाना था, इसलिए वे एक टनल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। टनल का आधा हिस्सा 8000 फीट की ऊंचाई पर था, जहाँ रीपर्स नहीं आ सकते थे, लेकिन टनल का दूसरा हिस्सा नीचे था, जहाँ हमला होने का खतरा था। वेल ने नीना को ये नहीं बताया था कि उसका कंपास जमीन के नीचे काम नहीं करेगा। कई घंटों के सफर के बाद उन्हें पता चलता है कि टनल का दूसरा निकास बंद है। अब उन्हें दूसरी टनल का रास्ता लेना पड़ेगा। फिर से लंबा सफर करना मुश्किल था, इसलिए ये लोग एक शॉर्टकट सीढ़ियों वाला रास्ता चुनते हैं, लेकिन ये जगह सालों से बंद थी, इसलिए यहाँ चमगादड़ भरे हुए थे। वो उन पर हमला करते हैं, लेकिन ये लोग बच निकलते हैं। दूसरी टनल में पहुंचकर पता चलता है कि वहाँ पहले से ही एक रीपर मौजूद है, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। वे तुरंत अपने हेडलैम्प की रोशनी छुपा लेते हैं ताकि रीपर उन्हें महसूस न कर सके। फिर भी रीपर उन्हें पकड़ लेता है। अब ये तीनों टनल के दूसरी तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में केटी एक ग्रेनेड फेंकती है। वो जानती थी कि रीपर मरेंगे नहीं, लेकिन उसकी गति धीमी जरूर होगी। कुछ पल के लिए ऐसा होता भी है, लेकिन रीपर फिर से पीछा करता है। वेल उस पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन कोई गोली रीपर को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। किस्मत अच्छी थी कि उन्हें एक छोटा सा गुफा मिल जाता है। वे जल्दी से अंदर छिप जाते हैं। रीपर गुफा के अंदर उनकी रोशनी के एक प्रतिबिंब से भटक जाता है। वे गुफा के दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते
जाते हैं, लेकिन रीपर अपनी पूंछ से हमला करता है। वेल किसी तरह बच निकलता है। जल्दबाजी में केटी एक गलत टनल में चली जाती है जहां एक और रीपर मौजूद था। रीपर तुरंत उस पर हमला करता है और केटी मौके पर ही मर जाती है। नीना कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। स्थिति बिगड़ने पर नीना और वेल ऊपर बनी एक सीढ़ी से भागकर निकल जाते हैं, केटी को पीछे छोड़कर। ये उनके जीवन भर का पछतावा बन जाता है। वे फिर से 8000 फीट की सुरक्षित ऊंचाई पर लौट आते हैं। वेल आराम करना चाहता था, लेकिन नीना मिशन को प्राथमिकता देती है। वो अपनी लैब जाने का फैसला करती है। ये दोनों एक ऐसे घर में पहुंचते हैं जहां अब कोई इंसान नहीं रहता था। यहाँ खाने पीने की चीजें भी पड़ी थी। नीना खाना बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेल की पत्नी बनाया करती थी, और यही खाना वेल को अपने परिवार की याद दिलाता है। फिर नीना वेल को समझाती है कि कैसे वह अलग अलग केमिकल्स के मिश्रण से ऐसी गोली बना सकती है जो रीपर्स को मार सके। नीना का मानना था कि इन रीपर्स के अंदर जरूर कोई मैग्नेटिक पावर है, और अगर सही केमिकल कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वे उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को एक बम की तरह तबाह कर सकते हैं, जिससे मरने की 59% संभावना है। वेल को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, और उसे यह भी मानना मुश्किल लग रहा था कि उसकी पत्नी नीना की इस थ्योरी पर विश्वास करती थी। अगले दिन दोनों लैब की तरफ निकल पड़ते हैं। पहला स्टॉप एक अस्पताल था, जहां से वेल ने हंटर की दवाइयां और गन उठानी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं भी रीपर से सामना हो सकता है। अब तक नीना का कंपास किसी मॉन्स्टर को डिटेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वह खराब हो चुका था। अंततः वेल को हंटर की दवाइयां मिल जाती हैं, और वह उनका स्टॉक अपनी बैकपैक में रख लेता है। लेकिन इसी दौरान उन्हें एहसास होता है कि अस्पताल के अंदर एक रीपर छिपा हुआ है, जिसे कंपास ने बिल्कुल महसूस नहीं किया था। दोनों तेजी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीपर दीवारें तोड़ते हुए उन पर हमला कर देता है, यहाँ तक कि वह अपने टेंटिकल की मदद से वेल को पकड़ लेता है। नीना तुरंत फायर बॉक्स से एक एक्स निकालती है और रीपर की टेल पर वार करती है। रीपर दर्द से वेल को छोड़ देता है। अब उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना था, लेकिन जाने से पहले नीना ने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर खोल दिए ताकि धुआं बन जाए और रीपर उन्हें न देख सके। ये आइडिया अच्छा था, लेकिन वेल के पास इससे भी बेहतर प्लान था। वह एक ऑक्सीजन टैंक पर गोली चला देता है और धमाके से रीपर पूरी इमारत से बाहर गिर पड़ता है। दोनों ऊपर से उस रीपर को देख रहे थे जो बेहोश जमीन पर पड़ा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह मरा है या सिर्फ बेहोश है। ज्यादा देर ठहरना खतरनाक था, इसलिए वेल ने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन नीना बेशर्त थी। नहीं वेल, मुझे अपनी लैब तक पहुंचना है, मैं नई गोली बनाए बिना नहीं रुकूंगी। वेल राजी हो जाता है। वे लोग लैब की तरफ ट्रक में रवाना होते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद वही रीपर फिर से होश में आ जाता है। लैब में पहुंचते ही नीना काम शुरू कर देती है। वेल लैब के अंदर घूमता है और उसे नीना के परिवार की तस्वीर दिखती है। वह हैरान रह जाता है, क्योंकि नीना ने कभी अपनी फैमिली का जिक्र नहीं किया था। सवाल सुनते ही नीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, जिस दिन रीपर्स ने हमला किया मैं लैब में थी। मेरी फैमिली मुझे आवाजें देती रही, लेकिन मैंने यहीं रुकने का फैसला किया, और मेरी वजह से मेरी फैमिली मर गई, और आज मैं जिंदा हूँ। तभी मैंने कसम खाई कि मैं इन रीपर्स से अपना बदला लूंगी। ये सुनकर वेल भी भावुक हो जाता है। नीना पीछे मुड़कर एक गोली रीपर्स के स्केल पर चलाती है, लेकिन स्केल पर कोई असर नहीं होता। इसका मतलब था कि गोली अभी पूरी तरह से नहीं बनी। नीना वेल से कहती है, तुम जाओ अपने बेटे के पास, मैं यहीं रहूंगी जब तक हल नहीं मिल जाता। वेल जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि हंटर को दवा की जरूरत थी। नीना फिर से केमिकल्स पर काम शुरू कर देती है। उसे एहसास तक नहीं होता कि एक रीपर उसकी लैब में घुस चुका है। रीपर की आहट सुनकर वह आंखें बंद करती है, और तुरंत उसे एक नई केमिकल कॉम्पोजिशन याद आती है जो शायद काम कर सकती थी। वह जल्दी से मिक्सिंग कर एक नई गोली बनाने लगती है। दूसरी तरफ वेल पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चला रहा था कि अचानक गाड़ी एक पत्थर से टकराकर उलट जाती है। वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसके पास एक मॉन्स्टर की आवाज आती है। वह फ्रंट मिरर तोड़कर बाहर निकलता है और ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन इस बार रीपर बहुत करीब था। जैसे ही रीपर हमला करने वाला था, एक गोली की आवाज आती है, और हैरान करने वाली बात, इस बार गोली रीपर को मार देती है। गोली चलाने वाली नीना ही थी। उसने नई गोली बना ली थी, और वह काम भी कर गई थी। रीपर के मरने पर एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे पता चला कि रीपर्स के अंदर वाकई कोई इलेक्ट्रिक चार्ज था। जब वह केमिकल चार्ज से टकराया तो फट गया। नीना और वेल मर चुके रीपर के पास जाते हैं, और तब उन्हें असली सच पता चलता है। ये रीपर जानवर नहीं थे, ये रोबोटिक मॉन्स्टर्स थे। इन्हें बनाया गया था। जरूर किसी ने इन खून खौलाने वाले मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनाया था, इंसानों का सफाया।
ये सच जानकर सबकी हिम्मत टूट जाती है। वेल अभी भी कंफ्यूज था, आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो इंसानों को मिटाने के लिए ये पूरी फौज जमीन पर भेज दे। तभी नीना चुप्पी तोड़ती है और कहती है एलियंस या उनके भेजे हुए रोबोट मॉन्स्टर्स। नीना आगे बताती है कि रीपर्स इतनी ऊंचाई पर क्यों नहीं आ सकते, उनकी प्रोग्रामिंग में बड़ी गड़बड़ी है, इसलिए हाई एल्टीट्यूड पर उनका सिस्टम फेल हो जाता है। कैंप में पहुंचकर वह एक फायर फ्लैग उठाती है और यह सिग्नल देख सभी सर्वाइवर्स को समझ आ जाता है कि अब उनके पास रीपर्स को खत्म करने का हथियार मौजूद है। सब लोग पूरी ताकत से युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं और नीना के फॉर्मूले से सैकड़ों गोलियां बनाई जाती। उनमें से एक गोली पर उन्होंने कैटी का नाम लिखा, क्योंकि नीना को लैब तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कैटी का रोल बढ़ा। जैसे ही गोलियां तैयार होती हैं, सर्वाइवर्स पूरे जोर से रीपर्स पर हमला करते हैं। धीरे धीरे वे अपनी जगह वापस पाने लगते हैं और इसी डरावनी रहस्य के साथ फिल्म यहीं क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।